नमस्कार प्रशिक्षुओं, विद्यार्थियों एवं साथियों। आज आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका शीर्षक है व्यक्तित्व मापन प्रविधियाँ। आइए देखते हैं। व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कर चुके हैं, परिभाषित कर चुके हैं, अर्थ भी स्पष्ट हो चुका है। अब हम व्यक्तित्व मापन की विधियों की चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे। तो व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं वो 3 प्रकार की हैं। एक आत्मनिष्ठ विधि है, व्यक्तिनिष्ठ विधि है और दूसरी वस्तुनिष्ठ विधि है। आत्मनिष्ठ का मतलब होता है कि सभी का जो व्यक्ति कर रहा है परीक्षण, वो उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। और वस्तुनिष्ठ विधि का अभिप्राय है कि उसका कोई भी प्रयोग करे तो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए वस्तुनिष्ठ कहा गया। प्रक्षेपण विधि में ये सबसे अच्छी विधि है, इसमें इन दोषों से हम बच सकते हैं, यानी ये उत्तम विधि है। व्यक्तित्व मापन करने की जो विधि है प्रक्षेपण विधि, ये अच्छी विधि है। अब हम देखेंगे बारी बारी से आत्मनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि में आत्मकथा आता है, व्यक्ति इतिहास विधि आती है, प्रश्नावली आता है और साक्षात्कार शामिल किया जाता है। वस्तुनिष्ठ विधि में निरीक्षण विधि, परिस्थिति परीक्षण विधि, समाज मिति, शारीरिक विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रक्षेपण विधि में ये वैज्ञानिक है, प्रमाणीकृत है। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण होता है, ये गलत लिखा है। बालकों का अंतर्बोध परीक्षण होता है, ये इसको कहते हैं CAT। और खेल विधि है प्ले मेथड। और प्रासंगिक अंतर्बोध विधि या परीक्षण कह सकते हैं, ये होता है TAT। और एक होता है वाक्य पूर्ति या रिक्त स्थान पूर्ति। ये सब हमारे व्यक्तित्व मापन करने की विधियां हैं और जो सहायक हैं, जिनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपण विधि। और सीधे देखें तो आत्मनिष्ठ विधियों में आत्मकथा, व्यक्ति इतिहास, प्रश्नावली, साक्षात्कार। और वस्तुनिष्ठ में निरीक्षण विधि, परिस्थिति परीक्षण विधि, समाज मिति और शारीरिक विधि आती है। और प्रक्षेपण विधि यानी रोरसा स्याही तत्व धब्बा परीक्षण सारी, और बालकों का अंतर्बोध परीक्षण जिसे CAT, खेल विधि और TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षा, और वाक्य पूर्ति अथवा रिक्त स्थान पूर्ति इसमें शामिल है। आइए देखते हैं आत्मनिष्ठ प्रविधि यानी सब्जेक्टिव मेथड क्या होता है। ये विधि अंतर्दर्शन के सिद्धांत पर आधारित है। व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में सूचनाएं प्रदान करता है, उन सूचनाओं के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण करके निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा विधि का प्रयोग इतिहास जानने के लिए, उस व्यक्ति के इतिहास को जानने के लिए उसकी आत्मकथा का प्रयोग किया जाता है। आत्मकथा विधि का तात्पर्य ही होता है कि अपना इतिहास स्वयं द्वारा लिखना, यानी व्यक्ति अपने द्वारा स्वयं को प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है, और वो जो अभिलेख होता है उसे आत्मकथा कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी जीवन संबंधी विशेष घटनाओं तथा व्यक्तित्व संबंधी बहुत सी बातों को प्रकाश में लाने का प्रयत्न करता है और इसके द्वारा हम उसके विषय में पूरी जानकारी व्यक्तित्व से संबंधित प्राप्त कर लेते हैं या परिचित हो लेते हैं। उदाहरण देखें तो लिखित रूप से महात्मा गांधी का जो है सत्य का प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के बारे में आप सीधे गांधी जी के विषय में अध्ययन कर सकते हैं, उनके व्यक्तित्व को जान सकते हैं। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी की किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसको देख करके हम जान सकते हैं। अब है व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि, इस विधि को गार्डनर मर्फी ने मौखिक विधि कहा है और लिखा है कि जीवन इतिहास विधि में व्यक्ति का जैसा कि वह आज है क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इसका प्रयोग हम अपराधी बालकों और व्यक्तियों को समझने के लिए करते हैं। प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली के विषय में गुडे एंड हार्ट ने कहा कि सामान्य
अतः प्रश्नावली में प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उस साधन का बोध होता है जिसमें एक फॉर्म एक प्रश्नावली के माध्यम से हम जिसके विषय में व्यक्तित्व के विषय में परीक्षण करना होगा, जानकारी प्राप्त करना होगा, उसके लिए बनाते हैं और उससे उत्तर प्राप्त करते हैं। और उत्तर प्राप्त करने का साधन ये है, यही प्रश्नावली है, जिसमें हम उसके जो प्रक्षेपण जो क्या नाम है जो सूचना वो देता है तो अपने विषय में देता है और उसको अध्ययन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके व्यक्तित्व को जान लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं। प्रश्नावली विधि में व्यक्ति का व्यक्तित्व संबंधी रचनाएं एकत्रित करके एक प्रपत्र प्राप्त कर लेते हैं और उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। 16 PF कैटल महोदय के द्वारा निर्मित है भारत में। इसको SD श्रीवास्तव ने बनाया। इसमें 187 कथन हैं और 3 विकल्प हैं उसके, हमेशा, कभी कभी और कभी नहीं। इसके आधार पर भी हम प्रश्नावली बना करके और उसके व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकते हैं। यह एक प्रमाणीकृत प्रश्नावली का निर्माण इसमें किया जाता है। अगला है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसे अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं, इंटरव्यू मेथड। और ये 2 व्यक्तियों के आमने सामने की बातचीत होती है। इसमें इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है कि उद्देश्य छिपा रहता है और उद्देश्य के आधार पर प्रश्न करके हम उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं और उसकी व्याख्या करके हम उसका व्यक्तित्व निर्धारण कर लेते हैं या व्यक्तित्व निर्धारण व्यक्तित्व को समझ लेते हैं। जिन व्यक्ति संबंधी विशेषताओं और गुणों का उसे मूल्यांकन करना होता है उसके बारे में वह पहले से योजना बना लेता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। साक्षात्कार एक व्यक्ति के आमने सामने की बातचीत है या संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की एक महत्वपूर्ण या उत्तम विधि है। ये वुडवर्थ महोदय ने इसको परिभाषित किया। साक्षात्कार विधि भी 2 प्रकार से होती है, एक मौखिक और दूसरी लिखित। यानी संरचित प्रश्नावली के द्वारा जो हम साक्षात्कार कहते हैं तो संरचनात्मक इंटरव्यू होता है और दूसरा होता है मौखिक। अब हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ विधि, ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड में समाजमिति का प्रयोग किया जाता है। पहला है समाजमिति, माने इस विधि का संस्थापक हैं JL मोरेनो। और इस विधि में किसी व्यक्ति समूह के किसी व्यक्ति के अच्छे गुणों की दृष्टि से चुनाव करने को कहा जाता है, अर्थात व्यक्ति के सामाजिक गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। इस विधि में प्रश्नों की एक सूची बना ली जाती है जिसमें निम्न प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। आप किन 2 मित्रों के साथ बैठना पसंद करेंगे? आप किन 2 मित्रों के साथ खेलना पसंद करेंगे? इन उत्तरों के आधार पर किए बनाए गए आरेख जिसे हम सिसियोग्राम कहते हैं और उसके द्वारा हम यह प्राप्त कर सकते हैं कि इसका व्यक्तित्व किस प्रकार का और प्रश्नावली उद्देश्य परक होती है, उसको हम बना लेते हैं। समाजमिति को और स्पष्ट करें तो यह वस्तुनिष्ठ प्रविधि है, ये तो आप जानते ही हैं। इस विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के आपसी स्वीकार तिरस्कार बारंबारता द्वारा सामूहिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। यह एक समूह के व्यक्तियों में आपसी संबंधों का अध्ययन करती है। यह समूह में व्यक्ति की स्थिति व उसके स्तर को बताती है। इसके माध्यम से एक बड़े समूह में व्याप्त छोटे छोटे समूहों की भी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया समाजमिति विधि। दूसरा है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि में हम प्रत्यक्ष जांच करते हैं, ध्यान को केंद्रित करते हैं किसी व्यक्ति पर और उसकी गतिविधियों का अवलोकन करते हैं और उसके बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं। जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करने की ये सबसे अच्छी और लोकप्रिय विधि है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को किन विशेषताओं अथवा गुणों के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है, उसकी योजना बना ली जाती है।
इसके पश्चात उन गुणों से संबंधित उस व्यक्ति के क्रियाकलापों और व्यवहार का बिल्कुल स्वाभाविक रूप से अवलोकन या निरीक्षण किया जाता है या करने का प्रयत्न किया जाता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। थॉर्नडाइक, जर्सील्ड ने अपने अध्ययनों में इस विधि का अत्यधिक प्रयोग किया है। ये दो प्रकार की होती है, एक नियंत्रित निरीक्षण और दूसरा अनियंत्रित निरीक्षण। नियंत्रित निरीक्षण में क्या होता है कि व्यक्ति को निरीक्षण के बारे में पता होता है, बता दिया जाता है कि आपको यहीं रहना है, विद्यालय में जैसे बालक रह रहा है उसका हम निरीक्षण करें। इसलिए यह निरीक्षण का सबसे बड़ा दोष है। पता होने के कारण व्यक्ति बनावटी व्यवहार करने लगता है जिससे उसके व्यक्तित्व का सही अनुमान नहीं लगा जा सकता। ठीक, इसमें यह दोष हो गया। अनियंत्रित में हम क्या करते हैं, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार को चुपके से निरीक्षण किया जाता है, औचक निरीक्षण किया जाता है और ये बारंबार किया जाता है और व्यक्ति को उसके निरीक्षण का पता नहीं चलने दिया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार का प्राकृतिक स्वरूप सामने आता है। हार्टस्टोन ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन डिचलेट में इस विधि के प्रयोग के अनेक उदाहरण दिए हैं। जैसे बच्चे की ईमानदारी का मूल्यांकन करने के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती हैं जिससे उसके व्यवहार एवं अन्य क्रियाओं को ईमानदारी अथवा बेईमानी के रूप में तोला जा सके। अगली विधि है शारीरिक विधि। शारीरिक विधि माने इस विधि लक्षणों के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। यानी लक्षण, जो शारीरिक लक्षण है उसके आधार पर मनुष्य के संवेगों का अध्ययन किया जाता है, वो सब शारीरिक विधि में आता है। मानसिक क्रियाओं का भी अध्ययन इसमें शामिल है, जैसे हृदय धड़कन व रक्त का मापन। हृदय की धड़कन व इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और रक्तचाप मापने के लिए प्लेन विस्मोग्राफ यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नाड़ी की गति जानने के लिए स्फाइग्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। श्वास क्रिया नापने के लिए फियोमोग्राफ का प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा इस विधि में मनुष्य की अंतः क्रियाओं का अध्ययन कर उसके व्यक्तित्व में छिपे हुए तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसमें क्या करते हैं, हम पहले मौखिक विधि से उससे प्राप्त जानकारी ले लेते हैं और फिर उसके बाद इन यंत्रों के सहारे से, इस मेथड के सहारे से हम क्या करते हैं, हृदय धड़कन और रक्त मापन करते हैं, नाड़ी की गति देखते हैं, श्वास क्रिया का मापन करते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं कि वो किस प्रकार के व्यक्तित्व का व्यक्ति है। एक है परिस्थिति परीक्षण विधि। परिस्थिति परीक्षण में हमने बताया कि सारी बता चुके हैं। परिस्थिति परीक्षण विधि में हमने पहले बता दिया सारी। इसमें क्या किया जाता है, संबंधित गुण के बारे में जानना हो तो उससे संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक परिस्थिति जो कृत्रिम रूप से निर्माण कर दी जाती है और उसके बाद हम उसका अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं और उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं कि वह किस प्रकार के व्यक्तित्व का या किन गुणों को धारण करने वाला, शील गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति है। जैसे कोई दुकानदार देखिए, नया नया नौकर जब आता है तो पैसा इधर उधर फेंक देता है और उसके बाद देखो कोई उठाता है कि नहीं उठाता है, लिया कि नहीं लिया, लिया तो बताया कि नहीं, रखा कि सामने क्या किया, इस प्रकार की गतिविधि करता है। अब है प्रोजेक्टिव मेथड यानी प्रक्षेपण विधि। ये बिल्कुल वैज्ञानिक है, बहुत ही अच्छी है। प्रक्षेपण विधि माने इसके जन्मदाता हैं फ्रैंक और शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रायड ने किया था। प्रोजेक्ट का अर्थ होता है प्रक्षेपण करना, फेंकना या अपनी अचेतन चाहों, विचारों, डरों और दमित इच्छाओं को किसी बाह्य वस्तु के साथ जोड़ देना। जैसे एक अचेतन प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अवगुण और दोष दूसरे वस्तु या व्यक्ति पर आरोपित कर देता है। जैसे हिंदी का एक मुहावरा है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अब ये कहने से दूसरा व्यक्ति क्या हो जाता है, उसके अपने अर्थ को समझ लेता है और समझने के बाद हमने क्या किया, अपनी भड़ास निकाल दी और वह भी अपनी जो है अपने आप को समझ लेगा और उसकी प्रतिक्रिया करेगा। जो प्रतिक्रिया होगी वो एक प्रकार का प्रक्षेपण होगा।
प्रक्षेपण वह प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति बाह्य जगत में अपनी दमित मानसिक क्रियाओं को अभिव्यक्त करता है। ये वारेन महोदय ने कहा। प्रक्षेपण वह प्रवृत्ति जिसमें व्यक्ति बाह्य जगत में अपनी दमित मानसिक क्रियाओं को अभिव्यक्त करता है। ये किसने कहा? वारेन महोदय ने। ठीक, प्रोजेक्टिव मेथड समझ गए। अब रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण है, हम लोग पढ़ते आए हैं। इस परीक्षण की रचना स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हरमन सोर्सा ने किया है, रोडसा 1929 में। इस परीक्षण में स्याही के 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है जिसमें स्याही के धब्बे लगे होते हैं, इसीलिए सोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं। इसमें 5 बिल्कुल काले काले और 2 लाल, 3 अनेक रंगों के होते हैं और जिसके द्वारा हम व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। उसे 10 कार्ड एक एक करके दिखाया जाता है किसी बालक को या व्यक्ति को, और उनसे पूछा जाता है कि कार्ड पर बनी आकृति में आपको क्या नज़र आता है, और प्रत्येक कार्ड को देखने के लिए उसे कुछ समय दिया जाता है और उसे उतने समय में ही वह देखना रहता है। व्यक्ति को कार्ड देखने की हर प्रकार की अनुमति होती है, उसके बाद उतने समय में चाहे जिस प्रकार से देखें। कास्टर्न महोदय के अनुसार मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सैकड़ों परीक्षणों में रोडसा अपना विशिष्ट स्थान रखता है। मोन्स महोदय ने कहा कि रोडसा परीक्षण संपूर्ण व्यक्तित्व का एक प्रभावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा हम सामाजिकता, अनुकूलन, आवृत्तियों, संवेगात्मक संतुलन, व्यक्तित्व विभिन्नता आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और सरलतापूर्वक व्यक्तित्व निर्देशन भी दिया जा सकता है। क्रो एंड क्रो महोदय भी कहते हैं कि धब्बों की व्याख्या करके परीक्षार्थी अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत कर देता है, उड़ेल देता है, ठीक, प्रकट कर देता है। तो इसी के द्वारा हम इस व्याख्या करके उसके व्यक्तित्व के विषय में जान लेते हैं। दूसरा है CAT यानी बाल अंतर्बोध परीक्षण, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसे CAT कहा गया है। यह परीक्षण जो 3 वर्ष से 11 वर्ष की आयु के बालकों के लिए होता है, उसके व्यक्तित्व को जाना जाता है। 1948 में डॉक्टर बैलाक महोदय ने इसका प्रयोग किया। इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं जिन पर जानवरों के चित्र बने होते हैं और इन चित्रों को देखकर कहानी लिखने को कहा जाता है, और कहानी लिखकर बच्चा अपनी इच्छाओं, भावनाओं को प्रकट कर देता है और उसे बच्चा शौक से पूरा कर देता है। कहानी के विश्लेषण के बाद बालकों के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। इस परीक्षण के माध्यम से बालकों की अनेक समस्याएं, पारस्परिक या भाई बहनों के प्रति उनका दृष्टिकोण, उसके मानसिक संघर्ष, उसका व्यापक क्षेत्र, सब से संबंधित सूचना प्राप्त हो जाती है। जैसे कहानी की शैली, कहानी का आधार सुखद और दुखद है, चिंता है, परेशानी है, क्या है, आदि आदि का सब उल्लेख प्राप्त हो जाता है। तो उससे हम व्यक्तित्व का अनुमान लगा लेते हैं। दूसरा है प्ले टेक्निक यानी खेल प्रविधि। यह एक स्वाभाविक विधि है, सभी खेलते हैं बच्चे। तो बच्चे खेल के द्वारा अपनी भावनाओं, कुंठाओं, विचारों, दृष्टिकोण आदि को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चा जो घर में छोटा है और हर कोई उसे डांटता है और उसकी पिटाई कर देता है, वह बड़ा दुखी रहता है। लेकिन जब वह अपने साथियों के साथ खेलता है तो उस समय वह हमेशा बड़ा भाई बनता है। क्यों बनता है? इसलिए कि वो छोटे भाई बहनों को पीटता है। इस प्रकार की विधि की निदानात्मक उपयोगिता है, ठीक, निदान करता है वो अपने। लेविन का क्षेत्र संसार परीक्षण में 300 विभिन्न आकृतियों के टुकड़े थे, मनुष्य, घर, जानवर, फूल, पेड़, कार, पंखे आदि, और उनको प्रयोग करके अपने उद्देश्य के अनुसार बच्चा जिसमें रुचि हो वह चीज़ बनाए तो उससे व्यक्तित्व का आकलन किया जा सकता है कि इस व्यक्तित्व का व्यक्ति है। जैसे बालक खेल भी करते हैं तो क्या है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई पायलट बनता है, कोई नाविक बनता है, कोई दुकानदार बनता है, सब अपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार ही तो बनते हैं। तो ये बच्चों के व्यक्तित्व मापन की एक सर्वश्रेष्ठ और अत्यधिक उपयोगी विधि। अगली विधि है TAT यानी प्रसंगात्मक बोध
परीक्षा, यानी थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, इससे संक्षेप में टीएटी कहते हैं। इस परीक्षण का निर्माण मॉर्गन और मुरे ने किया था। कब? 1925 में। इसमें कल्पना परीक्षण इसे और कहानी कहना परीक्षण भी कहते हैं। इसमें परीक्षण सामग्री होती है क्या क्या? 10 कार्ड केवल महिलाओं के चित्र के लिए होते हैं और 10 मतलब इसमें जो चित्र बने होते हैं 10 कार्ड केवल महिलाओं के लिए जिसमें GF लिखा रहता है, और 10 कार्ड केवल पुरुषों के लिए जिसमें B और M बॉयज और मेल लिखा रहता है, और 10 कार्ड महिला पुरुष दोनों के होते हैं। एक कार्ड खाली होता है प्लेन, वह चित्र अस्पष्ट होता है। इसमें प्रत्येक चित्र पर कहानी लिखने को कहा जाता है। तो मुरे ने कहा है कि कहानी की व्याख्या की जाती है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, और निष्कर्ष निकालने के बाद उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर लिया जाता है। अब ये हो गया। अब अगला है वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण, या हमने कहा था कि रिक्त स्थान की पूर्ति, उसके द्वारा ही बालक या व्यक्ति के अंदर क्या छिपा हुआ है उसका प्रक्षेपण करता है। ठीक, कोई भय में है, कोई जिसका क्षेत्र जितना व्यापक है उसी प्रकार के शब्दों का चयन करके वहाँ पे रखता है, तो उससे भी हम उसके व्यक्तित्व को संबंधित जान सकते हैं। धन्यवाद। व्यक्तित्व के बिग 5 जो 5 बड़े गुण हैं, शील गुणों पर आधारित है, उसको भी मैंने वीडियो में प्रस्तुत किया है, इसके पहले उल्लेख किया है। अब चाहें तो उसका भी प्रयोग देख सकते हैं और आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।